नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट इको सेंसिटिव ज़ोन्स यानी कि ईएसज़ेड। क्या होती हैं ये इको सेंसिटिव ज़ोन्स और क्यों ये न्यूज़ में आई? सबसे पहला मुद्दा तो यही उठ जाता है, ठीक है? तो देखिए हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया कि 1 किलोमीटर का एरिया बेसिकली आपको इको सेंसिटिव ज़ोन के रूप में जो है बनाना है विथ अराउंड ऑल द प्रोटेक्टेड एरियाज़ जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स के इर्द-गिर्द का जो 1 किलोमीटर का एरिया होगा कम से कम, वो इको सेंसिटिव ज़ोन के नाम पर डिक्लेयर होगा, ठीक है? और फार्मर्स जो हैं केरला में इसी ऑर्डर को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? अलग-अलग स्टेट्स में कि भई ऐसा ऑर्डर क्यों दिया गया है? तो सबसे पहले चीज़ तो हम ये जान लेते हैं कि आज की इस डिस्कशन में क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इको सेंसिटिव ज़ोन होता क्या है? किस तरीके से इनका एरिया जो है वो डिमार्केट किया जाता है? इनकी बाउंड्रीज़ को कैसे डिफाइन किया जाता है? और कौन-कौन सी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन जो कि परमिट होती हैं और जो कि प्रोहिबिटेड होती हैं इको सेंसिटिव ज़ोन्स में। ये वाला जो रीजन है परमिटेड और प्रोहिबिटेड वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के नज़रिए से। ठीक है? क्योंकि इनसे क्वेश्चन्स आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि क्या था वो रीसेंट ऑर्डर जो था, जो कि केरला में दिया गया था, जिसके बेसिस पर जो है ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और क्यों आखिर लोग इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हैं? ये तमाम बातें आज के इस सेशन में हम जानेंगे। तो चलिए फटाफट से रुख करते हैं और समझते हैं कि भाई ये इको सेंसिटिव ज़ोन सबसे पहले तो आखिर है क्या? तो देखिए ईएसज़ेड या फिर हम इसको इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज़ भी कह सकते हैं। ये वो एरियाज़ हैं जो हमारी एमओईएफसीसी डिमार्केट करती है या नोटिफ़ाई करती है, ठीक है? और एमओएफसीसी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वाली, ठीक है? तो ये जो मिनिस्ट्री है बेसिकली हमारी, ये डिमार्केट करती है, ये नोटिफ़ाई करती है इन पर्टिकुलर एरियाज़ को अंडर दी एजाइल ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ जैसे कि आपके नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, इस टाइप की एरियाज़ में, ठीक है? जो पर्पस है ईएसजेड डिक्लेयर करने का वो सीधा-सीधा है टू क्रिएट सम काइंड ऑफ शॉक अब्जॉर्बर्स, ठीक है? कि भाई चलो ये एरिया आपका पर्टिकुलर एरिया जो ये नेशनल पार्क है इसके इर्द-गिर्द का पर्टिकुलर एरिया जो है ये ईएसजेड के रूप में जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा सो दैट यहाँ पर ये एरिया एक शॉक अब्जॉर्बर के रूप में कार्य कर सकें, ठीक है? और ये किसके शॉक अब्जॉर्बर्स होंगे? ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ के जैसे कि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई या आपकी नेशनल पार्क्स हो गई, ये उन एरियाज़ के शॉक अब्जॉर्बर्स होंगे, ठीक है? और इनको रेगुलेट किया जाएगा, इनकी एक्टिविटीज़ मैनेज की जाएगी इस प्रकार से। अच्छा, ये एक ट्रांज़िशन ज़ोन भी है। ट्रांज़िशन ज़ोन कैसे? देखिए, ऑलरेडी नेशनल पार्क्स है, बीच में आपका इको सेंसिटिव ज़ोन्स आ गया और उसके बाद आपका जनरल एरिया आ गया जहाँ लोगों की मूवमेंट होती है। तो ये एक ट्रांज़िशन ज़ोन है फ्रॉम नॉर्मल एरियाज़ टू नेशनल पार्क के बीच का ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ भी है, ठीक है? और हाई प्रोटेक्शन वाले एरिया से लेसर प्रोटेक्शन वाले एरियाज़ की तरफ जाने का यहाँ पर ट्रांज़िशन किया जाता है, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ज़ोन्स यहाँ पर क्लासिफाइड हैं इस इमेज में, इसको एक बार जो है गो थ्रू कर लेना सिर्फ़ आप, ठीक है? ये जो है हमारा माधव गडगिल लेड वेस्टर्न घाट्स पर जो एक्सपर्ट इकोलॉजी पैनल बैठा था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम जो है, उसको 3 ग्रेड्स में इकोलॉजिकली डिवाइड करने को। तो ये वही उसका मैप है, एक बार थोड़ा-सा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, समझते हैं कि कैसे इन्हें डिमार्केट किया जाता है। अच्छा देखिए, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वाला, अच्छा, इसको जब भी हम पढ़ते हैं ना इस टाइप से, इसको हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता दूँ कि ये जो एक्ट्स हैं, हमारी जो डेट्स हैं, ठीक है? जो डेट्स हैं पर्टिकुलरली, इन डेट्स को हमारे यूपीएससी में तो नहीं, यूपीएससी में क्या करता है डेट्स चेंज कर देता है। बट जो हमारे स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है? स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे सीधा-सीधा जो है आपसे पूछ देता है कि भई ये बताओ इन डेट्स का क्या है, ठीक है? तो इसको जो है थोड़ा ध्यान से देखना। यूपी पीसीएस का जो इस साल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये डेट आई थी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर से संबंधित है, ये पूछा था डायरेक्टली, तो देख लेना। अच्छा, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, उसमें कहीं भी इको सेंसिटिव ज़ोन का विवरण ही नहीं है। लेकिन जो सेक्शन 3 क्लॉज़ 25 है ऑफ दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए का, वो ये कहता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है,
वो एरियाज को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जहां पर इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस या प्रोसेस या क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑपरेशंस हो गए वो कैरी नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो रीजन दिया जाएगा वो सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड के हिसाब से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये निम्नांकित कर सकती है। तो इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और रूल है, रूल नंबर 5(1) ऑफ द सेम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986। उसमें ये लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नंबर 1 प्रोहिबिट कर सकती है, नंबर 2 रिस्ट्रिक्ट कर सकती है उन लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज को जहां पर कि कुछ सर्टेन ऑपरेशंस या प्रोसेसेस चल रहे हों, उनको कंसिडरेशन के लिए कि भाई ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको एक बार देख लो। इसके बेसिस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकती है। और इसी प्रकार का सेम क्राइटेरिया जो है वो यूज भी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इन डिक्लेयरिंग नो डेवलपमेंट जोन्स, ठीक है, एनडीजेड, नो डेवलपमेंट जोन, ठीक है। जरा फटाफट से पॉज करिए और बताइए एनडीजेड क्या होता है, अगर थोड़ा भी आपको आइडिया तो जरा कमेंट करके मुझे बताइए कि नो डेवलपमेंट जोन क्या है, ठीक है। चलिए, जो इसकी बाउंड्रीज पे आते हैं कि भाई जो ईएसजेड है इसकी बाउंड्रीज कितनी हो सकती है, तो देखिए इसकी अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो ये अप टू 10 किलोमीटर्स का एरिया भी हो सकता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी 2002 के तहत ये प्रोवाइड किया गया। अच्छा, बहुत सारे केसेस में क्या होता है जहां पर सेंसिटिव कॉरिडोर्स होते हैं, कनेक्टिविटी और इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पैचेस होते हैं, वो एरियाज क्रूशियल माने जाते हैं लैंडस्केप लिंकेजेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बियॉन्ड 10 किलोमीटर ऑफ विथ भी जा सकता है और उसे हम ईएसजेड में इंक्लूड करते हैं। फर्दर हम अगर आगे चलें तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलरली प्रोटेक्टेड एरियाज जब हम बात करते हैं तो जो ईएसजेड का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टोटल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्या है, टोटल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी अगर हम बात करें तो भाई ये जो पर्टिकुलर एरिया है ईएसजेड का, ये एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशन के रूप में भी देखा जा सकता है और ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है अपनी विथ और एक्सटेंट के मामले में। तो जरूरी नहीं कि वो एक ही किलोमीटर होगा विथ में और एक्सटेंट में, ऐसा कोई जो है जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है बेसिकली, ठीक है। आगे चलेंगे, हम जानेंगे भाई कौन सी वो एक्टिविटीज हैं जो परमिटेड हैं या फिर प्रोहिबिटेड हैं। अगर हम परमिटेड की बात करें तो ऑन गोइंग एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हो गई या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो गई, ये सभी एक्टिविटीज परमिटेड हैं, इनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है। और जब हम प्रोहिबिटेड की बात करते हैं, प्रोहिबिशन यानी मना की बात करते हैं कि भाई क्या चीजें मना है, ठीक है, तो वहां पर आ जाती है हमारी कॉमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल्स, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन। अब ये पोल्यूशन आपका एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज कैसा भी हो सकता है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, कॉमर्शियल यूज ऑफ वुड या टूरिज्म एक्टिविटीज जैसे कि हॉट एयर बलून्स वगैरह आजकल काफी जगह होते हैं, ठीक है। ये सभी प्रकार की एक्टिविटीज पाबंदित हैं, यहाँ पर उनमें नहीं अलाउड है। और अंडर रेगुलेशन की अगर तीसरे टर्म की हम बात करें तो जो जो चीजें रेगुलेशन में अभी अंडर रेगुलेशन है वो है फेलिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होटल एंड रिजॉर्ट्स, commercial use of natural water, erection of electrical cables, drastic change of agricultural system, ये तमाम चीजें जो है अभी अंडर रेगुलेशन में देखी जा रही हैं, ठीक है। तो ये हैं हमारी वो एक्टिविटीज जो परमिटेड, प्रोहिबिटेड और अंडर रेगुलेशन है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्या करेगा, चेंज कर देगा, परमिटेड में प्रोहिबिशन वाली डाल देगा, प्रोहिबिटेड में परमिटेड वाली डाल देगा, ठीक है, या फिर अंडर रेगुलेशन वाली डाल देगा, तो उसको देखिए। अब हम आते हैं असल मुद्दे कि भाई वो आखिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था जिसकी वजह से इतना हंगामा मच गया। तो देखिए 3 जून को 3 जजेस बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, ये हमारे 3 जजेस थे, माननीय 3 जजेस, उन्होंने एक आईपीएल सॉरी एक पीआईएल हर्ड की, ठीक है, जिसका जो मुद्दा था, जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट लैंड्स इन द नीलगिरीज इन तमिलनाडु, ठीक है। और लेटर ये एक्सपैंड हो करके संपूर्ण देश के लिए हो गया, यानी एक स्टेट से शुरू हुआ मुद्दा बट ये फिर एंटायर कंट्री में आ गया। इन जजेस की जो बेंच थी, इन्होंने अपनी जजमेंट में कहा कि जो कोर्ट है वो रेफर करेगी 2011 की गाइडलाइंस को एज रीजनेबल डायरेक्टेड, ठीक है। और इसके तहत उन्होंने ये डायरेक्ट किया कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको मैंडेटरी 1 किलोमीटर का ईएसजेड डिमार्केशन देना पड़ेगा हर प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्रीज के बाहर, ठीक है, ये कंपल्शन आ गया यहाँ पर। और इन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार का नया परमानेंट स्ट्रक्चर या माइनिंग परमिटेड नहीं होगी इस पर्टिकुलर 1 किलोमीटर वाले ईएसजेड में। और जो एग्जिस्टिंग ईएसजेड है वो बियॉन्ड 1 किलोमीटर और बफर जोन उनके क्रिएट हो जाएगा। और अगर कोई स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है जो कि हायर लिमिट देता है
तो फिर जो एक्सटेंडेड बाउंड्री है वही प्रिवेल करेगी। ठीक है, ये जो है जजमेंट दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल के अगेंस्ट। ठीक है, अब लोग क्यों इस पे इतना बवाल कर रहे हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। तो देखिए यहाँ पर ना जो ये एरियाज हैं बेसिकली केरला वाले, यहाँ पर एक हाई डेंसिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बसती है नियर दीज नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। जो फार्मर ग्रुप्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो डिमांड कर रहे हैं लगातार ऑल ह्यूमन सेटलमेंट्स को एग्जेम्प्ट करने की फ्रॉम द ईएसजेड। ठीक है, अब जो टोटल एक्सटेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं केरला में वो लगभग 8 लाख एकड़ की जमीन है। कितने की? 8 लाख एकड़ की। और अगर 1 किलोमीटर ऑफ ईएसजेड डिमार्केट कर दिया जाए उन बाउंड्री से, तो लगभग 4 लाख एकड़ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो इंक्लूड करेगा। जो फार्म लैंड है वो सारे, यानी किसान जहाँ खेती करते हैं वो सारे एरियाज इसमें आ जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर पूरा मुद्दा उठा है कि भाई अगर आप 1-1 किलोमीटर भी कर रहे हैं ना, तो वो ओवरऑल देखिए क्या इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो मेजर टाउन है जो कि अफेक्ट होंगे इस ईएसजेड ऑर्डर के, वो हमारे ये टाउन है, इनके नाम देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये थी हमारी पर्टिकुलर न्यूज। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।